हेलो हेलो हेलो, आप सभी बच्चों को एमआर का बहुत बहुत नमस्कार। तो आज हम लोग थर्मोडायनेमिक्स एंड केटीजी का सेकंड असाइनमेंट डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें केटीजी पे बेस्ड बहुत सारे सवाल है। ये चैप्टर बहुत ही इजी है। हाँ, नंबर ऑफ फॉर्मूले थोड़े से इसमें ज्यादा होते हैं, लेकिन आप ढंग से इसको अप्लाई करना सीख जाएंगे, फॉर्मूला को मेमोराइज करेंगे, कंसेप्चुअली विजुअलाइज करेंगे, तो चीजें आसान होंगी आपके लिए। ठीक है, टोटल 21 क्वेश्चंस है, लेकिन आसान भी है। हर तरह के कंसेप्ट को इसमें हमने इंक्लूड किया है, जैसे डिसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल का टूटना, मॉलिक्यूल के टूटने से टेम्परेचर का बढ़ना, बिना टेम्परेचर बढ़े मॉलिक्यूल का टूटना, मीन फ्री पाथ, बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, वीआरएमएस, दो कंटेनर को कनेक्ट कर देते हैं तो कैसे नंबर ऑफ मोल इक्वेट करके हम सवाल सॉल्व करते हैं, ओपन कंटेनर में गैस ऊपर उड़ जाता है तो सवाल कैसे करते हैं। ये तो याद आया जो मैंने बोल दिया, और भी बहुत सारे कंसेप्ट इसमें इंक्लूडेड है। तो चलिए साहब देखते हैं। पहला ही सवाल करके आपको मजा आ जाना चाहिए, दूसरा सवाल करके मजा आ जाना चाहिए। पहला सवाल क्या है, देखिए। टू आइडेंटिकल कंटेनर ज्वाइंट बाय ए स्मॉल पाइप इनिशियली कंटेन्ड द सेम गैस एट प्रेशर P एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर T नॉट। टू आइडेंटिकल कंटेनर ज्वाइंट बाय ए स्मॉल पाइप, दो आइडेंटिकल कंटेनर एकदम ठीक है भाई। स्मॉल पाइप इनिशियली कंटेन द सेम गैस एज प्रेशर P एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर T। तो ये भी P पे है, टेम्परेचर T नॉट पे है, ये P पे है, टेम्परेचर T नॉट पे। आइडेंटिकल कंटेनर है तो वॉल्यूम भी सेम होगा। वन कंटेनर इज नाउ मेंटेन एट द सेम टेम्परेचर। वन कंटेनर को बाद में भी उसी टेम्परेचर पे मेंटेन किया है, मतलब T नॉट पे किया है मेंटेन, सेम टेम्परेचर, वाइल अदर इज हीटेड टू 2 T नॉट। इसको हीट करके फाइनल टेम्परेचर 2 T नॉट कर दिया। देन कॉमन प्रेशर ऑफ द गैसेस, ये कनेक्ट कर दिया तो प्रेशर, जब यहां से गैस यहां नहीं जा रहा है, यहां से यहां नहीं जा रहा है, मतलब प्रेशर कॉमन हो गया। तो अब ये कहने की कोशिश कर रहा है कि इनिशियली अगर मैं बात करूं, को थोड़ा समझो, इनिशियली अगर मैं बात करूं तो ये तुम्हारा कंटेनर है अलग अलग। फाइनली इस कंटेनर को हमने कनेक्ट कर दिया, ऐसे समझना, कनेक्ट कर दिया तो इस पर प्रेशर कुछ पी डैश हो गया, इसमें भी प्रेशर पी डैश हो गया, वो बैलेंस हो गया भाई। प्रेशर तो इक्वलाइज हो जाएगा ना दोनों का, दिखा है कॉमन प्रेशर क्या हो गया, तो कॉमन प्रेशर पी डैश पे आ गया। इसका वॉल्यूम वही वी रहेगा, इसका भी वॉल्यूम वी रहेगा, कंटेनर सेम है, बस पाइप से कनेक्ट किया। ये टेम्परेचर T नॉट पे रहा, ये टेम्परेचर 2 T नॉट पे रहेगी। ठीक है, कैसे करते हैं ऐसे सब, कैसे करते हैं ऐसे सब? तो देखो, कंटेनर तो दोनों क्लोज्ड है। हाँ, यहां से कुछ गैस उधर गया होगा, कुछ गैस वहां से इधर आया होगा, जो कुछ भी हुआ होगा, क्या इनिशियल और नंबर, फाइनल नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। इनिशियली पहले मैं मान लो कि नंबर ऑफ मोल N1 है, इसमें N2 है, इसमें बाद में N1 डैश हो गया, इसमें N2 डैश हो गया। इतना तो समझ में आता है। हाँ, तो इनिशियली नंबर ऑफ मोल दोनों कंटेनर का N1 प्लस N2 इज इक्वल टू N1 डैश प्लस N2 डैश। समझ में आया? हाँ, इसका नंबर ऑफ मोल बोलो। आइडियल गैस इक्वेशन से पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, नंबर ऑफ मोल को बोल सकते हैं पीवी बाई आरटी। तो इसको लिखेंगे, प्रेशर इनिशियली पी था, वॉल्यूम वी था, बटा आर टेम्परेचर टी नॉट। इनिशियली ये इस कंटेनर का नंबर ऑफ मोल, उसका बोलो। सर प्रेशर वही पी, प्रेशर वही है, दोनों का प्रेशर कॉमन था पी, वॉल्यूम कंटेनर आइडेंटिकल है तो वॉल्यूम आइडेंटिकल कंटेनर होने की वजह से वी, आर टी नॉट यही होगा, एन वन डैश। अब इसमें नंबर ऑफ मोल को क्या लिखोगे, तो नंबर ऑफ मोल होता है पीवी बाई उसका आर टी, बोलो इसका प्रेशर, तो पी डैश वी बटा आर टी नॉट प्लस उसका प्रेशर पी डैश वॉल्यूम आई वी बटा आर टू टी नॉट। दैट्स इट, खत्म, खत्म, टाटा बाय बाय। अब यहां से वी बाई आर, वी बाई आर, वी बाई आर, वी बाई आर कट गया, टी नॉट टी नॉट टी नॉट टी नॉट से कट गया, ये पीपी इधर आ गया तेरा 2p इज इक्वल टू पी डैश कॉमन निकालोगे तो बचेगा यहाँ पे 1, यहाँ पे हाफ, 1 प्लस हाफ मतलब 3/2, तो 2p इज इक्वल टू 3/2 पी डैश, पी डैश इज इक्वल टू आ गया 4p/3, 4p/3 इज आंसर। आंसर सेकंड इज योर करेक्ट आंसर। बताओ, अच्छा लगा सवाल? क्रिएटिव है थोड़ा सा। दूसरा सवाल देख के एकदम झूम जाओगे। दूसरा सवाल देखो, अगर नहीं किया है तो असाइनमेंट जरूर कर लेना। इफ स्पीड ऑफ 3 मॉलिक्यूल आर 0.5, 1 एंड 2 मीटर पर सेकेंड, ये 3 मॉलिक्यूल की स्पीड दी है। द स्क्वायर ऑफ रेशियो ऑफ देयर रूट मीन स्क्वायर स्पीड। हाय 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 हाय, सर ये तो कुछ आसान सवाल लग रहा है, एकदम लल्लू है, लल्लू है। पर क्या लिखा है, पर इसको लिखा क्या है, ये लिखा है हमें स्क्वायर चाहिए, रिस्पेक्ट विद देन स्क्वायर किसका, रेशियो ऑफ देयर रूट मीन स्क्वायर स्पीड एंड एवरेज स्पीड। जो पूछा है ना उसको लिखा ही एक लाइन में, क्या पूछा है, स्क्वायर ऑफ रेशियो ऑफ देयर रूट मीन स्क्वायर स्पीड एंड एवरेज
स्पीड इज मतलब पूछा है जो पूछा है उसको लिखा ही एक लाइन में, जो पूछा है उसको लिखा ही एक लाइन में। अब क्या पूछा है पढ़ो। सर पूछा है स्क्वायर, पूछा है सर जी, स्क्वायर करने के लिए बोला है। किसका? रेशियो को निकाल के स्क्वायर करेंगे। किसका रेशियो? रेशियो ऑफ देयर रूट मीन स्क्वायर स्पीड। रूट मीन स्क्वायर मतलब वीआरएमएस, वीआरएमएस एंड एवरेज स्पीड, इसका रेशियो निकाल। तो क्या बोले? स्क्वायर ऑफ रेशियो, स्क्वायर ऑफ रेशियो, रेशियो ऑफ रूट मीन स्क्वायर स्पीड एंड एवरेज स्पीड। तो सबसे पहले आपको आरएमएस निकालना है, फिर आपको एवरेज निकालना है, इसका रेशियो निकालना है, फिर इसका रेशियो निकाल के स्क्वायर करना है, इसकी वैल्यू पूछिए। कितने लोग सवाल पढ़ के समझ पाए थे और कितने लोगों को पढ़ के मजा आ गया एकदम? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। सब झूम गया दूसरे सवाल में। क्या लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग जोरदार हुई। चलिए अब निकालते हैं सबसे पहले एवरेज। तो एवरेज होगा सारे वेलोसिटी का सम बटा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 3। निकाल दो फटाफट। 2 1 3, 3 में से आधा जोड़ोगे तो 3.2, सॉरी 2 1 3, 3.5, 3.5/3, 3.5 को हम लिख सकते 7/2 मल्टीप्लाई 3 मतलब 7/6। ये तुम्हारा एवरेज आ गया, ये तुम्हारा एवरेज आ गया। आरएमएस बताओ। तो आरएमएस सबसे पहले सबका स्क्वायर करो। 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 0.5 मतलब 1/4 बटा 3, फिर इसका रूट। यही है। हमने क्या किया, पहले सब के वेलोसिटी का स्क्वायर करके और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से डिवाइड कर दिया, तो ये आ गया तुम्हारा स्क्वायर का एवरेज। स्क्वायर के एवरेज को रूट लगा दिया। अब करते हैं। तो ये 4, 1/4 प्लस 1 5, 5 प्लस 1/4 डिवाइडेड बाई 3। एलसीएम लेंगे तो 5 चौक 20, 1 21, 21/4 गुना 3 कटेगा तो 7 आ जाएगा, 7/4। वी आर एम एस तुम्हारा कितना है? रूट अंडर 7/4, रूट अंडर 7/4 डिवाइडेड बाई एवरेज कितना है? एवरेज है 7/6, तो नीचे रख दो 7/6। तो ये तुम्हारा है वी आर एम एस बटा एवरेज। इसका करेंगे हम होल स्क्वायर। इसका स्क्वायर करोगे तो रूट 7/4 का स्क्वायर 7/4 ही आ जाएगा। ये हो जाएगा 36 डिवाइडेड बाई 6 का स्क्वायर 36 डिवाइडेड बाई 49। सही किया है मैंने एकदम। 3 3 3 3 3 3 3 ठीक 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 ठीक। अब 7 से 49 काटोगे 7 आएगा और 9 चौक 36 9 आएगा। 9/7 ऑप्शन बन रहा है क्या? देखो 9/7। अगर मैंने कोई गलती नहीं की है तो 9/7। बोलो मजा आया? नेक्स्ट देखो। If pressure of ideal gas increases to 4 times isothermally, then RMS speed will become n times, where n is equal to 1। शायद इसका आंसर की मैं आंसर गलत दिया है, घबराने की जरूरत नहीं, इसका 1 ही आंसर आएगा। आइसोथर्मली मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट, और टेम्परेचर कांस्टेंट तो वी आरएमएस आपको दिया है रूट अंडर 3RT/m। टेम्परेचर कांस्टेंट, गैस का मास अपने आप थोड़ी ना चेंज हो रहा है, आर कांस्टेंट खत्म। तो ये भी तो होता है 3p/ρ। 3p जो रो होता है, प्रेशर बढ़ाओगे आइसोथर्मली की तो डेंसिटी बढ़ जाएगा, प्रेशर बढ़ेगा डेंसिटी बढ़ेगा, रेशियो वही रहेगा। इसका ग्राफ भी मैंने बनाया था कि कांस्टेंट टेम्परेचर अगर दिया हो तो वी आरएमएस और पी का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है, चेंज नहीं होता है। बोलिए क्लियर भाई हो? मजा आया? सवाल करके झूम बराबर झूम हुआ। नेक्स्ट देखिए, बहुत आसान सवाल है, बच्चे लैंग्वेज में थोड़ा फंस सकते हैं, ऐसे सवाल की प्रैक्टिस कर लीजिए, नीट रिलेवेंट एकदम। क्या कह रहा है? ग्राफ बिटवीन P एंड 1/V where V is the volume of gas at constant temperature is। तो ग्राफ बिटवीन आपसे पूछा P एंड 1/V फॉर कांस्टेंट टेम्परेचर, तो PV बराबर nRT हम रिलेशन जानते हैं। अब ग्राफ में आप इक्वेशन बनाएंगे उसका जिसको आपने एक्सिस पे प्लॉट किया। आपने एक्सिस पे किसको प्लॉट किया? P को और 1/V को। आप 1/V को x बोलेंगे, V को x नहीं बोलेंगे। आपने V को नहीं प्लॉट किया, 1/V को प्लॉट किया। तो P इज इक्वल टू होगा nRT/V, ये तुम्हारा पूरा कांस्टेंट, एंड 1/V को x बोलेंगे तो P, देखो y एक्सिस पे हमने पूरा P रखा, तो y को हम P से रिप्रेजेंट कर देंगे, P को हम y से रिप्रेजेंट करेंगे, इज इक्वल टू ये कांस्टेंट, एंड 1/V को हम x बोलेंगे, तो y इज प्रोपोर्शनल टू x। ऐसा ग्राफ हम बनाते हैं बिल्कुल। कांस्टेंट टेम्परेचर के लिए PV का ग्राफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पीवी का ग्राफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पीवी का ग्राफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक होगा, होता है, होगा, होता है। प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक होता है, लेकिन यहां पे स्ट्रेट लाइन होगा क्योंकि P एंड 1/V का पूछा है। तो सर ऐसे तो बड़ा अजीबोगरीब सवाल बन सकता है। जैसे अगर मैं आप सवाल पूछो सर कांस्टेंट प्रेशर के लिए टेम्परेचर एंड 1/V का ग्राफ कैसा होगा, तो सबसे पहले देखिए कि कांस्टेंट P है तो PV इज इक्वल टू हम लिखेंगे nRT, और आपने बोल दिया कि प्रेशर कांस्टेंट है। ठीक है सर, प्रेशर कांस्टेंट है तो T इज प्रोपोर्शनल टू V बोल सकते हैं। हमें ग्राफ प्लॉट करना है T और 1/V, तो हम T के जगह पे तो हम लिख देंगे y एक्सिस, प्रोपोर्शनल टू 1/V लिखना है।
तो v को नीचे ले जाओगे तो 1 डिवाइडेड बाई 1 अपॉन वी ऐसे लिख सकते हैं। 1 अपॉन वी हमने x एक्सिस पे रखा है, तो 1 अपॉन वी को हम रखेंगे x प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन x, मतलब रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक। सर आइसोबारिक प्रोसेस के लिए टेम्परेचर एंड 1 अपॉन वॉल्यूम का ग्राफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, यस। और ये आप खुद कर लोगे, ऐसा नहीं है कि मैंने क्लास में इसकी चर्चा नहीं करी है, तो बेसिक मैथ में तो करी है, रिलेशन तो कुछ भी पूछ सकते हैं। सर नेक्स्ट देखिए, इसमें बच्चे गलती करते हैं। ये तुम्हारा एमआर स्कैम है, इसको कॉपी कर लेना नोट्स में भी। अच्छा सवाल है कि अगर रेशियो ऑफ मीन एनर्जी पॉजेस्ड बाय द हाइड्रोजन एटम एंड हीलियम हाइड्रोजन गैस एंड हीलियम गैस एट आइडेंटिकल हाई टेम्परेचर इज नेग्लेक्ट एनी चेंजेस ऑफ डिसोसिएशन ऑफ हाइड्रोजन एटम, मतलब H2 मॉलिक्यूल है ना, हाइड्रोजन टूटे ना, तो हाइड्रोजन तुम्हारा डाई मॉलिक्यूल हो गया, H2 तुम्हारा डाया मॉलिक्यूल हो गया, इसको मीन एनर्जी हाइड्रोजन एंड हीलियम थोड़ा मोनोएटॉमिक हो गया। तो मोनोएटॉमिक का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है? 3 प्लस 0 रोटेशन 0 वाइब्रेशन 3 ही रहेगा। हाँ, डायटोमिक का कितना होता है सर? डायटोमिक का हो जाता है 3 ट्रांसलेशन 2 रोटेशन 5, तो 5:3 रेशियो आना चाहिए। तुम ये आंसर टिक करोगे, गलत हो जाएगा, आंसर ये होगा। क्यों? हाई टेम्परेचर क्यों लिखा है यहाँ? ये बताया था, हाई टेम्परेचर में मोनोएटॉमिक का कोई ऐड नहीं होगा, लेकिन डायटोमिक में हाई टेम्परेचर पे 2 और ऐड करेंगे, 3 2 5 2 7, 7:3 आंसर आएगा। बोलो मजा आ गया कि नहीं? और सर मीन बोला है ना, तो पर डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब मीन नहीं होता है, मीन होता है टोटल एनर्जी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो एक मॉलिक्यूल का डिग्री ऑफ फ्रीडम के तो प्रोपोर्शनल होगा। एक मॉलिक्यूल का, देखो ये है एनर्जी ऑफ एन मॉलिक्यूल ड्यू टू एफ डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू हाफ ऑफ नफरत। सही है? हाँ सर सही, हाफ ऑफ नफरत। अब यहाँ पे n से डिवाइड कर दोगे तो इतनी एनर्जी बाई n, ये एवरेज आ जाएगी। हाँ, वो पूछते हैं ना कि पर डिग्री ऑफ फ्रीडम बताओ, तो एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के वजह से आती है हाफ केबीटी, मतलब केटी बाई टू, हाफ केटी बाई टू आता है एक डिग्री ऑफ फ्रीडम एक मॉलिक्यूल का। पर डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा? तो सर एफ डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए क्या होगा? तो एफ से मल्टीप्लाई करोगे। पर डिग्री ऑफ फ्रीडम पूछे ना एक्स्ट्रा जोड़ के, जैसे एवरेज पर डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो फिर तुम्हारा आंसर 1:1 पर डिग्री ऑफ फ्रीडम पे आंसर 1:1 है। ठीक है ना? मीन मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के रिस्पेक्ट में। ये क्या है? O2 is kept at pressure 3 atm and 9 atm respectively at the same temperature 300 Kelvin in two identical boxes. The ratio of mean free path of O2 in the boxes will be at these three different temperature 300 Kelvin and no, temperature constant है। अच्छा 3 atm and 9 atm प्रेशर पे। बताओ मीन फ्री पाथ का फॉर्मूला क्या होता है? तो लेमडा इज इक्वल टू 1/√2 पाई n डी स्क्वायर। जहां पे ये नंबर ऑफ मोल नहीं है, ये है टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम। तो आप यहां पे लिखेंगे लेमडा इज इक्वल टू 1/√2 पाई n डी स्क्वायर बाई वी। अब हम जानते हैं पीवी इज इक्वल टू एन के टी, तो एन को हम लिख सकते हैं पीवी या एन बाई वी ले जाओ, वी को नीचे ले जाओ, तो एन वी को नीचे ले, एन बाई वी को लिख सकते हो तुम पीवी बाई के टी। तो यहां पुट करो पीवी बाई के टी, तो लेमडा इज इक्वल टू आएगा 1/√2 पाई डी स्क्वायर पी वी, नहीं पी बचा सिर्फ पी बाई वी, तो नीचे आ गया ना, तो पी बचा, पी ऊपर में के टी। तो लेमडा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। तो पहले है 3 एटीएम, बाद में 9 एटीएम, तो पहले लेमडा 1/λ2, पहले नीचे आएगा प्रेशर 3 ऊपर 9, 3:1 थर्ड आंसर 3:2। नेक्स्ट देखिए, रेशियो ऑफ एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी टू एवरेज रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी फॉर O2 मॉलिक्यूल। तो ट्रांसलेशनल का डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा इसका 3 एंड रोटेशन का होगा 2, और नॉर्मल टेम्परेचर है 300 केल्विन, तो ये होगा 3:2। ये तो आसान है यार। द रेशियो ऑफ एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी टू एवरेज रोटेशनल काइनेटिक, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी की वजह से एवरेज मतलब टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से डिवाइड करेंगे, जो एनर्जी आती है वो 3 आती है। ट्रांसलेशनल काइनेटिक डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है, रोटेशन की डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 है। ठीक है, तो 3:2। एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर डिग्री ऑफ फ्रीडम पूछता तो 1:1 आता। इफ 2 मोल ऑफ डायटोमिक गैस एंड 1 मोल ऑफ मोनोटोमिक गैस आर मिक्स्ड, रेशियो ऑफ मोलर हीट कैपेसिटी Cp एंड Cv फॉर द मिक्सचर इज। देखो तुमको Cp मिक्स बटा Cv मिक्स पूछा है। हाँ सर ये तो आसान है, कर देंगे, रुक जाओ, कर देगा, लेकिन और मजा दिला तो इसमें सर क्या Cp मिक्स बटा Cv मिक्स गामा मिक्स होगा क्या? गामा मिक्स होगा सर जी। तो तुम अलग से Cp मिक्स निकालो,
अलग से सीवी मिक्स निकालो, फिर उसको तुम डिवाइड करो, उससे अच्छा ना गामा मिक्स निकालो। पर गामा मिक्स, अरे स्कैम में फंसा रहा हो, गामा मिक्स का फॉर्मूला तो होता ही नहीं N1 गामा 1, हाँ नहीं होता, तो मैं बिना किसी चीज के सीधा F मिक्स निकाल सकता हूँ। हाँ सर, N1 बोलो तो 2 मोल डायटोमिक मतलब 5 प्लस 1 मोल मोनोटोमिक मतलब 3 बटा नंबर ऑफ मोल 2 प्लस 1, ये आ जाएगा तुम्हारा F मिक्स। F मिक्स आ गया 10 और 3 1 13, 13 बटा 3, 2 1 3, 13 बटा 3। गामा मिक्स का फॉर्मूला हो जाएगा 1/2 बाई F मिक्स। अरे हाँ, 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 13 बटा 3, तो 3 ऊपर चला गया, 13 एलसीएम लोगे तो ये 13 3 दूना 6, 19 बटा 13, 19 बटा 13 अगर मैच कर जाए तो मजा आ जाएगा। 19 बटा 13 आंसर है। देखो बोलो झमाझम हो गया कि नहीं। नेक्स्ट देखो, ये बढ़िया और बहुत सुंदर सवाल है। क्या सवाल है देखिएगा, टू कंटेनर ऑफ इक्वल वॉल्यूम कंटेन द सेम गैस एट प्रेशर P1 एंड P2। टू कंटेनर ऑफ इक्वल वॉल्यूम, दो कंटेनर है, आराम से पहले डायग्राम बनाया करो, नहीं तो पता है इसमें कंफ्यूजन बहुत होता है, किसका प्रेशर है, कब का प्रेशर है, कौन से कंटेनर का है, पहले का है, जोड़ने के बाद का है, पहले डायग्राम बनाओ। टू कंटेनर ऑफ इक्वल वॉल्यूम कंटेन सेम गैस एट प्रेशर P1 P2। इक्वल वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम V है, प्रेशर इसका P1, वॉल्यूम भी, प्रेशर इसका P2, एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर T1 एंड T2, टेम्परेचर भी दोनों का अलग है T1 T2। On joining the vessel, the gas reaches at a common pressure P and common temperature T and find the ratio of P by T। इसको जब हमने मिक्स कर दिया तो इसी वॉल्यूम में प्रेशर आ गया कुछ इसका P, कॉमन टेम्परेचर आ गया T, और इसका भी वॉल्यूम भी, प्रेशर P, टेम्परेचर T आ गया। कैसे करते हैं सवाल को, दोनों का इंडिविजुअल स्टार्टिंग का नंबर ऑफ मोल N1 प्लस N2 बराबर फाइनल N1 डैश प्लस N2 डैश, दैट्स इट। इसका नंबर ऑफ मोल मान लो N1 है, ये N2 है, ये N1 डैश है, ये N2 डैश है, नंबर ऑफ मोल तो कंजर्व रहेगा, हाँ कि ना। N1 बताओ कितना है सर, N1 PV बाई RT, तो ये हो गया तेरा P1 V बाई RT1 प्लस P1 V बाई RT2 इज इक्वल टू, सिर्फ इसका अगर लिखोगे तो सिर्फ इसका होगा PV बाई RT, PV बाई RT प्लस PV बाई RT। तो तुमसे पूछा क्या है, फाइंड द रेशियो P एंड T। अच्छा, P बाई T का रेशियो पूछा है, ओके, वेट 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 वेट, ज्वाइनिंग द वेसल गैसेस जिसमें कॉमन प्रेशर, ठीक है, इनका रेशियो पूछा है, तो सबसे पहले V से ये V से ये V से ये V कट जाएगा, क्या ये P1 बाई RT1 P2 बाई RT2 ये जुड़ेगा क्या, नहीं, P1 है, ये भी P1 है, नहीं ये P2 है, सॉरी 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 गलत लिख गए थे, P2 है, तो P1 बाई RT1 P2 बाई RT2 अलग अलग रहेगा, R कॉमन कट जाएगा, R से कट जाएगा, तो ये बचेगा तेरा P1 बाई T1 प्लस P2 बाई T2 इज इक्वल टू P बाई T, तो 2P बाई T। तुम्हें P बाई T का रेशियो चाहिए तो 2 को नीचे ले आओ, तो P बाई 2T1 प्लस P1 बाई 2T1 P2 बाई 2T2 इज इक्वल टू कॉमन प्रेशर बाई टेम्परेचर का रेशियो, ये आ गया P1 बाई 2T1 P2 बाई 2T2, ये आंसर आ गया। वाह कितना खूबसूरत सवाल है, देखो मजा आया। नेक्स्ट देखिए, अ क्लोज्ड सिलिंड्रिकल वेसल, क्लोज्ड सिलिंड्रिकल वेसल है, क्लोज्ड सिलिंड्रिकल वेसल है, क्लोज्ड सिलिंड्रिकल वेसल है, containing 10 mole of ideal diatomic gas, number of mole 10, diatomic gas at temperature 300 केल्विन, ठीक है भाई, टेम्परेचर 300 केल्विन, ऑन सप्लाइंग हीट टेम्परेचर रिमेन्स सेम। अब हम इसको हीट दे रहे हैं, हीट देंगे टेम्परेचर सेम रह गया, टेम्परेचर तुम्हारा सेम रह गया मतलब इंटरनली चेंज नहीं होगा, ऑन सप्लाइंग हीट टेम्परेचर रिमेन सेम बट 5 मोल गैस डिसोसिएटेड इनटू एटम, नहीं इंटरनली चेंज हो जाएगी। फिर एक बात बताओ, टी टेम्परेचर पे n मोल मोनोटोमिक है, अब टी टेम्परेचर पे n मोल डायटोमिक है, एनर्जी सेम रहेगी, नहीं सर, इसका मतलब ये होगा टेम्परेचर कांस्टेंट है, एनर्जी सेम रहे, जरूरी नहीं है सर, आपने पूरे थर्मोडायनेमिक्स में किया था, उसमें हमने डिसोसिएशन नहीं लिया था, डिसोसिएशन भी हो सकता है। तो अगर स्टेटमेंट ये लिखा हो, अगर स्टेटमेंट ये लिखा हो कि इफ टेम्परेचर इज कांस्टेंट, then if temperature is constant then internal energy कांस्टेंट, तो तुम नॉर्मल कंडीशन में डिसोसिएशन नहीं लोगे, ट्रू बोल सकते हो, लेकिन इंटरनल एनर्जी मस्ट बी कांस्टेंट कहीं लिखा है, मस्ट बी कांस्टेंट कहीं लिखा है, ये स्कैम है, इसको अच्छे से लिख लीजिएगा नोट्स में, मस्ट बी कांस्टेंट नहीं बोल सकते, एट कांस्टेंट टेम्परेचर डिसोसिएशन इज पॉसिबल एंड डिसोसिएशन विल इंक्रीज एनर्जी, एट कांस्टेंट टेम्परेचर डिसोसिएशन, डिसोसिएशन मतलब ब्रेक होना, इज पॉसिबल
possible, and that will change internal energy. That will change internal energy. Change internal energy. That will change internal energy. वो internal energy को क्या करेगा? चेंज कर। वाओ वाओ सवाल है ये। हाँ सर ठीक है, अब करते हैं इस सवाल को। तो कह रहा है कि 5 मोल टूट गया है, देन हीट सप्लाई कितना होता है। सबसे पहली बात, टेम्परेचर कांस्टेंट, तो वर्क डन तो हो नहीं रहा है यहाँ पे, एक्सपेंशन तो हो नहीं रहा, तो जो हीट दिया उससे इंटरनल एनर्जी चेंज हुई हो। इंटरनल एनर्जी कितनी चेंज हुई? तो हम हीट दे रहे हैं, इंटरनल एनर्जी बढ़ रहा है, तो पहले इंटरनल एनर्जी लिख लेते हैं। तो पहले इंटरनल एनर्जी लिखेंगे इनिशियली, तो इनिशियली होगा हाफ ऑफ नफरत, हाफ नंबर ऑफ मोल कितना है 10, डिग्री ऑफ फ्रीडम डायटोमिक का 5, तो हाफ एन एफ आर इंटू टी तुम्हारा 300, तो कटोगे तो कट गया 5 50 25, तो 25 गुना 300, 25 गुना 300 आर, ये आ रहा है तुम्हारा इनिशियल इंटरनल एनर्जी। फाइनल इंटरनल एनर्जी होगा हाफ ऑफ 5, 10 मोल में से 5 मोल टूट गया, तो 5 मोल तो बचा अभी भी, तो 5 ऑफ 5 आर इंटू 300, आधा नंबर ऑफ मोल, प्लस 5 मोल डायटोमिक जब टूटेगा तो 10 मोल मोनोटोमिक बनेगा, तो ये हो जाएगा हाफ 10 इंटू 3R इंटू 300, टेम्परेचर उतना ही बेटा। अब यहां से अगर सॉल्व करोगे तो एक काम करो, ठीक है ठीक है ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा 25 बटा 2, तो 12.5, 12.5 आर इंटू 300, प्लस 2 से कटेगा तो यह आ जाएगा तेरा 5, 5 × 15, 15 आर इंटू 300, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी बराबर डी क्यू होगा, और चेंज इन इंटरनल एनर्जी फाइनल माइनस इनिशियल कर दो, तो ये ज्यादा है तुम्हारा, देखो 15 और 12.60, 12.5, तो क्या लिख सकते हो 27.5 आर टी माइनस 25 गुना 300 आर टी, मतलब टी की वैल्यू यहाँ पे 300 है, तो 300 आर चाहेंगे तो आप बाहर निकाल सकते हैं, और 27.5 में से 25 जाएगा तो 2.5, 3 दूना 6, 6 मतलब 2.5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 3 75, सीधा है ना, 25 3 75, तो 7.5 इंटू 100 आर, मतलब 750 आर आंसर है, 750 आर इज योर करेक्ट आंसर। ये तुम्हारा आंसर है। बोलो इसमें मजा आया कि नहीं? सीखने वाला सवाल है भाई, सीखने वाला सवाल है। हाँ सर सीखने वाला सवाल तो है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए, a vessel containing gas, if half of the gas dissociated into individual atom, then find new value of degree of freedom। न्यू वैल्यू ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम, बढ़िया सवाल है, आंसर कराया भी था तुमको क्लास में। क्या है? a vessel containing diatomic gas, if half of the gas dissociated into individual atom, then find new value of degree of freedom। मान लो n डायटोमिक गैस है, तो n डाया एटोमिक गैस अगर है और डिसोसिएशन हुआ, n/2 आधा डिसोसिएशन हो तो आधा तो डायटोमिक बनेगा, डाया एटोमिक बनेगा, और इसमें से आधा जो टूटेगा उसका डबल, मतलब n/2 का डबल मोनो एटोमिक होगा, मोनो एटोमिक होगा। मानते हो? 2 से 2 कट गया, n मोनो एटोमिक, n मोनो एटोमिक, यस और नो? सर बिल्कुल सही है। तो वाइब्रेशनल मोड ऑफ एनी फर्दर डिसोसिएशन इज, अच्छा वैल्यू ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम बाय इग्नोरिंग वाइब्रेशनल मोड ऑफ एनी फर्दर डिसोसिएशन, वाइब्रेशनल मोड नहीं लेना। तो सबसे पहले डिग्री ऑफ फ्रीडम एफ मिक्स इज इक्वल टू आएगा n/2 इंटू डायटोमिक का 5 प्लस n इंटू 3 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ मोल, आधा जो बचा था ये और ये n, तो ये हो जाएगा तुम्हारा, 2 एलसीएम लोगे तो 5n प्लस 2 एलसीएम लोगे तो 3 6n, 6n/2 डिवाइडेड बाई n/2 प्लस n 3n/2, 2 से 2 कट गया, 6 5 11, 11n/3n, 11/3 है आंसर, ये 11/3। कितना स्मूथली सवाल हो रहा है, तुम देख पा रहे हो? कितना स्मूथली सवाल हो रहा है, देख पा रहे हो? कितना स्मूथली सवाल हो रहा है। नेक्स्ट देखो, बॉक्स ऑफ नेग्लिजिबल मास कंटेनिंग 1 मोल ऑफ आइडियल मोनोटोमिक गैस, ठीक है, बॉक्स ऑफ नेग्लिजिबल मास कंटेनिंग 1 मोल ऑफ आइडियल मोनोएटोमिक मास, मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम इसकी 3 होगी, मोलर मास m, मूव्स विथ कांस्टेंट स्पीड v ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस, v स्पीड से चल रहा है, ठीक है, द बॉक्स सडनली स्टॉप, देन चेंज इन टेम्परेचर ऑफ द गैस विल बी, जो इसकी काइनेटिक एनर्जी वही हीट में गई होगी, तो चलते 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 इसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² बराबर, जो काइनेटिक था वो रुक गया, लॉस हो गया, वो सारा का सारा हीट में चला गया था। हीट होगा टेम्परेचर बढ़ाने के लिए एनसीवीडीटी, टेम्परेचर बढ़ाने के लिए एनसीवीडीटी, क्योंकि वॉल्यूम तो कांस्टेंट है ना, ठीक है, वॉल्यूम तो कांस्टेंट है, इसका कंटेनर का वॉल्यूम थोड़ी ना चेंज हो रहा है, तो ये होगा हाफ mv², नंबर ऑफ 1 1, cv हो जाएगा तेरा fr/2, तो मोनोटोमिक है तो 3
आर बाई टू इंटू डेल्टा टी, 2 से 2 कट गया तो डेल्टा टी बराबर आ गया एमबी स्क्वायर बाई 3 आर। लो भाई, एमबी स्क्वायर बाई 3 आर, ये आंसर आ रहा है। हाँ, नेक्स्ट देख, व्हेन क्यू अमाउंट ऑफ हीट गिवन टू द गैस एट अ कांस्टेंट प्रेशर। अब याद करो थर्मोडायनेमिक्स का क्या शानदार चीज पढ़ाया आपको कि कांस्टेंट प्रेशर पे जब हीट देते हैं तो दोनों काम होता है, इंटरनली भी बढ़ता है और वर्क डन भी होता है। इफ क्यू बाई 3 हीट अमाउंट ऑफ वर्क, मतलब जो हीट दिया उसका क्यू बाई 3 अमाउंट ऑफ हीट is used to work, perform work. If perform Q by 3 amount of work, the average number of degree of freedom. अच्छा रुको रुको रुको, क्या कह रहा है? If Q amount of heat is given to the gas at a constant pressure, it Q by 3 amount of work done. मतलब work done हुआ है तेरा Q by 3 और जो heat दिया वो दिया है Q. The average number of degree of freedom per molecule of the gas is. Average number of degree of freedom, तो degree of freedom तुमसे पूछ, degree of freedom निकल जाता है अगर गामा पता हो तो। सर गामा पता हो तो डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल सकते हैं। अब देख ध्यान से, क्या मैंने बताया था कि आइसोबारिक पे जो वर्क होता है बटा गिवन हीट का जो रेशियो होता है 1 - 1 अपॉन गामा, और इंटरनल एनर्जी बटा गिवन हीट होता है 1 अपॉन गामा, तो बताया तो था। तो वर्क कितना हुआ है Q बाई 3 और हीट कितना दिया है Q इज इक्वल टू 1 - 1 अपॉन गामा, ये इससे कट गया तो 1/3 इज इक्वल टू 1 - 1 अपॉन गामा। 1 अपॉन गामा को इधर ले आओ तो 1 - 1 अपॉन 3, एलसीएम लोगे ये आ गया 2/3, तो गामा तेरा आ गया 3/2। गामा आ गया 3/2, देखो ना गामा क्या हो जाएगा 3/2, 1 अपॉन गामा 2/3, तो गामा 3/2। अब तुम कह सकते हो कि डिग्री ऑफ फ्रीडम होता गामा होता है 1 + 2/f, 1 को इधर लाओ तो गामा -1 इज इक्वल टू 2/f, गामा है 3/2, 3/2 - 1 इज इक्वल टू 2/f। डेढ़ में से एक जाएगा, हाफ बचेगा, तुम 2 एलसीएम लोगे तो नीचे 2, 3 - 2, 1/2 इज इक्वल टू 2/f, तो f यहां ले जाओ, ये 4 आ गया, f बराबर 4। वाओ, ये तो बहुत शानदार सवाल लगा, बहुत शानदार सवाल लगा। क्या घुमा के पूछा, कोई सवाल स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है और सारा नीट रिलेवेंट है, किसी में भी बहुत ज्यादा तगड़ा कोई अलग से दुनिया की चीज नहीं यूज हुई है, सिंपल सिंपल चीजें यूज हुई है। क्या कह रहा है भाई ये सवाल देखिए, क्या कह रहा है ये सवाल देखिए, अ गैस इज फिल्डेड एट अ ओपन वेसल एट 27 डिग्री सेल्सियस। 27 डिग्री सेल्सियस का मतलब है 300 केल्विन बोल सकते हैं, तो 300 केल्विन और 27 डिग्री सेल्सियस कुछ भी बोल दो, इस पर एक ओपन कंटेनर है, हीटेड टू ऑर्डर टू 1/3 ऑफ द गैस में एस्केप फ्रॉम द वेसल। इसको हमने टेम्परेचर बढ़ाया, क्या इसका वॉल्यूम चेंज होगा? नहीं सर, वॉल्यूम तो कांस्टेंट है। क्या प्रेशर चेंज होगा? तो प्रेशर ओपन टू द एटमॉस्फेयर है तो प्रेशर ऑफ द गैस और एटमॉस्फेयर का प्रेशर तो सेम है, तो पीवी कांस्टेंट है। टेम्परेचर बढ़ाने से जैसे टेम्परेचर हुआ नंबर ऑफ मोल चेंज हुआ, एन चेंज हुआ है और टी चेंज हुआ है। तो आइडियल गैस इक्वेशन से आप लिख सकते हो पीवी बराबर एनआरटी। एंड ओपन कंटेनर के केस में सर कंटेनर ओपन है तो वॉल्यूम, कंटेनर में जो एरिया है वो तो इतना ही है। अच्छा ठीक है, तो ये तुम्हारा पीवी कांस्टेंट और आर कांस्टेंट, एनटी बराबर कांस्टेंट है। पहले मान लो नंबर ऑफ मोल एन था तो टेम्परेचर था 300, अब बाद में नंबर ऑफ मोल कितना होगा, क्योंकि 1/3 ऑफ द गैस एस्केप, 2/3 बचेगा, 2/3 n इंटू टेम्परेचर टी डैश, n से n कट गया, 3 इधर ले जाओ, 900/2 इज इक्वल टू टी डैश इज इक्वल टू 450 केल्विन। लो 450 केल्विन डायरेक्ट आंसर, बताओ 450 केल्विन आपका डायरेक्ट आंसर आ रहा। नेक्स्ट देखिए भाई, द डायटोमिक गैस इनक्लोज इन अ चेंबर, ठीक है, डायटोमिक गैस इनक्लोज इन अ चेंबर ऑफ वॉल्यूम 10 cc। तो देखो वॉल्यूम तुमको दिया है 10 cc, सेंटीमीटर क्यूब, इसको कन्वर्ट करोगे तो ये होगा 10 × 10⁻⁻6 मीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब है, 1 सेंटीमीटर होता है, देख समझ ले, पहले सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर कितना होता है, 1 सेंटीमीटर 10⁻² मीटर, तो तू रहने दे 10, तो न्यूमेरिकल वैल्यू रहने दे, 1 सेंटीमीटर लिखोगे 10⁻² मीटर, और ये क्यूब मतलब सेंटीमीटर क्यूब, सीसी सेंटीमीटर क्यूब, तो इसका क्यूब तो क्या 10 × 10⁻⁻6, 10 का पावर 1 है, -6 है मतलब -5। वॉल्यूम दे दिया, प्रेशर तुमको दिया 1 atm, 1 atm मतलब 10 का पावर 5 पास्कल। द इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस अप्रोक्सीमेटली, और इंटरनल एनर्जी तो हाफ ऑफ नफरत होता है, हाफ ऑफ नफरत। अब एक बात बताओ, हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम पता है क्या, डायटोमिक, हाँ डिग्री ऑफ फ्रीडम, नंबर ऑफ मोल पता है क्या, नहीं। तो हम एक काम करते हैं, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी से f/2 को बाहर रखते हैं, तो अगर f/2 बाहर आ गया तो अंदर क्या बचा, एनआरटी, और एनआरटी नथिंग बट पीवी, मतलब f/2 इंटू पीवी। क्लास में भी कराया ये सवाल, दोबारा इसलिए करा लो कि सच में ये अच्छा सवाल है, ठीक है। चलो,
तो डिग्री ऑफ फ्रीडम डायटोमिक का 5/2, प्रेशर बोलो 10 का पावर 5 और वॉल्यूम बोलो 10 का पावर -5, तो इससे कट गया 5/2 मतलब 2.5 जूल इज योर आंसर। असाइनमेंट में रखा है 2.5 जूल। बताइए नेक्स्ट, ये क्या कह रहा है भाई? ये तो बहुत ही अथा आसान सवाल है, अथा आसान। द प्लॉट ऑफ मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन स्पीड ऑफ द डिफरेंट टेम्परेचर, फाइंड द करेक्ट रिलेशन बिटवीन द टेम्परेचर। अच्छा, टेम्परेचर बताने, तो याद रखिएगा इसका जो एरिया है तो सबसे पहली बात इस बात पे डिपेंड नहीं करता है, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ एरिया, इसका एरिया क्या देता है, इसका एरिया क्या देता है, इसका टोटल एरिया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बताता है, और टोटल एरिया टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता। हाँ, टोटल एरिया क्या होगा, टोटल एरिया इसका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बताता है, और ये डज नॉट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता। सर वो करता था ना एक एरिया टेम्परेचर का पावर 4, वो था आपका ग्राफ बीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। वहां पे जो एरिया होता है टोटल इंटेंसिटी को बताता है, मतलब टोटल इमिटेड एनर्जी फ्रॉम पर यूनिट एरिया पर सेकेंड, और टोटल इमिटेड एनर्जी फ्रॉम पर यूनिट एरिया पर सेकेंड इज टेम्परेचर का पावर 4। वहां पे एरिया डबल होने से टेम्परेचर, एरिया डबल होने से 2 का पावर 1/4, मतलब एरिया इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर का पावर 4। तो अगर टेम्परेचर डबल करोगे तो एरिया 16 गुना बढ़ता है, टेम्परेचर डबल करोगे तो एरिया 16 गुना बढ़ता है। यहाँ पे टेम्परेचर डबल करोगे एरिया सेम रहेगा। हाँ, फर्क ये पड़ता है, ये है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वेलोसिटी, सॉरी हाँ पर यूनिट वेलोसिटी, बिल्कुल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वेलोसिटी। इसका टोटल एरिया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को बताता है। ये जो पीक है वो किसके करस्पॉन्डिंग है, वी मैक्स प्रोबेबल। वी मैक्स प्रोबेबल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रूट ऑफ टेम्परेचर होता है। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो मैक्सिमम प्रोबेबल की वेलोसिटी वैल्यू बढ़ेगी। हाई टेम्परेचर पे ग्राफ आगे जाता है, बीन्स डिस्प्लेसमेंट वाला हाई टेम्परेचर पे पीछे जाता है, हाई टेम्परेचर पे आगे जाता है, यहां से आगे यहां जाएगा, यहां से आगे यहां जाएगा, मतलब टीसी तुम्हारा सबसे बड़ा होगा, टीए सबसे कम होगा। ठीक है, बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व वाला ग्राफ समझ में आ गया? यस सर। अब आगे बढ़ते हैं प्लीज बेटा। ये क्या, इफ द प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट देन द टेम्परेचर एट विच आरएमएस स्पीड ऑफ द गैसेस मॉलिक्यूल हाफ ऑफ इट्स वेलोसिटी। देखो ये भी डिग्री सेल्सियस में दिया, ये भी डिग्री सेल्सियस में, तो डायरेक्ट कह सकते हो कि वी आरएमएस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रूट ऑफ टेम्परेचर। तो पहले की स्पीड v1 बटा दूसरे की स्पीड v2 प्रोपोर्शनल टू √27 बटा √T डिग्री सेल्सियस में आ जाएगा, जो कि एकदम गलत है। सर काहे गलत है? तो गलत इसलिए है बेटा, गलत इसलिए कि जब ये फॉर्मूला आप लगाओगे तो वैल्यू को आरएमएस की वैल्यू को केल्विन में रखेंगे। तो पहले है तुम्हारा वी आरएमएस, V1 मान ले, तो यहाँ पे रूट ऑफ टेम्परेचर कितना आएगा, 300 केल्विन। और बाद में क्या बोला है, प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट देन द इफ द प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट देन द टेम्परेचर एट विच आरएमएस स्पीड ऑफ द गैसेस मॉलिक्यूल हाफ ऑफ द इनिशियल वैल्यू, मतलब बाद की स्पीड है v1/2 हो गई है, तो ये रूट अंडर टेम्परेचर आ गया। v से v कटेगा 2 पर, तो 2 इज इक्वल टू रूट अंडर 300 बटा टी, रूट को इधर ले जाओ, 4 बराबर 300 बटा टी, टी बराबर आ जाएगा 300 बटा 4, तो ये केल्विन में आ गया। अगर डिग्री सेल्सियस में है तो 273 इसमें घटा देना, 273 घटा देना, पूरा डिग्री सेल्सियस में आ जाएगा। 300 बटा 4 निकाल के 273 घटा देना। क्लियर है क्या? नेक्स्ट देखो, टू नॉन रिएक्टिंग गैस ए एंड बी हैव द सेम टेम्परेचर टी, सेम प्रेशर P एंड सेम वॉल्यूम V आर मिक्स्ड। टू नॉन रिएक्टिंग गैस ए एंड बी, दो नॉन रिएक्टिंग गैस है, उसको मिक्स किया है, A एंड B हैविंग द सेम टेम्परेचर, सेम प्रेशर एंड सेम वॉल्यूम, ठीक है, आर मिक्सिंग मिक्स्ड इफ द मिक्सचर इज एट द सेम टेम्परेचर T and occupy a same volume V, then pressure of the mixture will be 2P. So how this is possible? ये वो है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। सर हमको नहीं समझ में आया, तो एक काम करते हैं ना, एक बात बता, इनिशियल नंबर ऑफ मोल बराबर फाइनल नंबर ऑफ मोल होता है? अच्छा होता है। तो नंबर ऑफ मोल को क्या बोलते हैं, पीवी बाई टी। बोलो पहले क्या बोला है, तो टेम्परेचर टी है, प्रेशर पी है, वॉल्यूम भी है, तो एन बोलो क्या होगा, पीवी बाई आर टी, प्लस दूसरे के लिए पीवी बाई आर टी। भाई वॉल्यूम उसका है वी ना, एक गैस का वॉल्यूम है वी, तो दो गैस है तो दोनों गैस का हमने नंबर ऑफ मोल लिख लिया N1 प्लस N2, दोनों गैस का नंबर ऑफ मोल हमने लिख लिया N1 प्लस N2 बराबर N1 डैश प्लस N2 डैश, लिखोगे। अब ये कहां है, ये है सेम, इफ द मिक्सचर इज एट द सेम टेम्परेचर टी ऑक्युपाई अ वॉल्यूम वी, मतलब पूरे मिक्सचर का वॉल्यूम वी, तो पूरे मिक्सचर का नंबर ऑफ मॉलिक्यूल तुम लिखोगे मिक्सचर का, तो कॉमन प्रेशर पी पे है, मिक्सचर इज द सेम टेम्परेचर एंड ऑक्युपाई वॉल्यूम वी देन प्रेशर ऑफ, तो मिक्सचर की प्रेशर मैंने पी डैश लिख ली, मिक्सचर की वॉल्यूम वी है,
ये दो कंटेनर को नहीं जोड़ा, एक ही कंटेनर में V वॉल्यूम का दो लिक्विड डाला है, दो गैस डाला है। सुनो ध्यान से, इसको समझ में आया कि नहीं? 18 नंबर समझा। एक ही कंटेनर में दो अलग अलग गैस का V वॉल्यूम का कंटेन मिक्सचर लेके डाल दिया है, उसका प्रेशर पूछा, तो प्रेशर P डैश वॉल्यूम V बटा RT, क्योंकि टेम्परेचर उतना ही है। RT 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 कट गया, V घट गया, 2P बराबर P डैश। अब बोलो समझ में आया कि नहीं? ये तो क्लास में भी कराया था डाल्टन्स लॉ पढ़ाने के बाद। डाल्टन्स लॉ पढ़ाने के बाद ये मैंने आपको क्लास में भी कराया हुआ है। यस सर। नेक्स्ट देखिए, गैस एट प्रेशर P नॉट, gas at pressure P naught is contained in a vessel. If the mass of the molecule are halved and their speed double, then resulting pressure will be, तो resulting pressure होता है 1/3 nm RMS का होल स्क्वायर। ये कह रहा है कि गैस एट प्रेशर P नॉट कंटेन अ वेसल इफ द मासेस ऑफ द मॉलिक्यूल आर हाफ, ये मॉलिक्यूल का मास होता है, इसको कर दिया आधा, एंड हाफ एंड देयर स्पीड इज डबल, तो स्पीड डबल तो 2 का होल स्क्वायर आएगा 4 VRMS का होल स्क्वायर, तो 2 से 4 को काटोगे 2 का फैक्टर एक्स्ट्रा आ जाएगा, मतलब प्रेशर डबल हो। ये आपको याद होना चाहिए, प्रेशर ऑफ द गैस, यही से तो VRMS की वैल्यू निकलती है। ये है तुम्हारा, सोचना क्या है, नंबर ऑफ मोल है क्या? नहीं, नंबर ऑफ मोल नहीं, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, टोटल वॉल्यूम। नेक्स्ट देखिए, a mixture contain 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन एंड 4 मोल ऑफ आर्गन एट टेम्परेचर। देखो, जैसे तुम नेग्लेक्टिंग ऑल वाइब्रेशनल मोड, द टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ ऑफ नफरत, और यहां से nRT को हम PV लिख सकते हैं, तो ये है F/2 ऑफ PV। अब रिक्वायर्ड कभी इसका पड़े तो ये यूज करो या इसका यूज करो। अब यहाँ पे साफ साफ बोला है 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन, मतलब हाफ नंबर ऑफ मोल, 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑक्सीजन का हो जाएगा 5 R एंड टेम्परेचर T, प्लस हाफ नंबर ऑफ मोल 4 आर्गन का डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 इंटू R इंटू T, तो दो तो तुम एलसीएम ही ले लो, तो ये है तुम्हारा 5 दूना 10 और 4 3 12, 10 एंड 4 3 12 एंड 10, 4 3 12, ये कितना हो गया 10, 10 प्लस 12 तो 22 आ गया, तो 22 RT बटा 2, तो 11 RT आ जाएगा, 11 RT तो आंसर आ गया। नेक्स्ट देखिए, 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन गैस। अब देखो बच्चे कहते हैं सर इसका जो मोलर मास है नाइट्रोजन का होता है 14, 14 एक एटम, इंडिविजुअल एटम ऑफ नाइट्रोजन का मास होता है, ये गैस है, तो गैस में मास कितना होगा? तो गैस में मास तो फिर तो 28 ग्राम ही होगा, तो 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन गैस एट एंड, अच्छा 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन गैस एंड x ग्राम ऑफ H2 गैस ऑक्यूपाई द सेम वॉल्यूम एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, देन वैल्यू ऑफ x इज, देखो PV इज इक्वल टू nRT, हम रिलेशन जानते हैं। अब ये कह रहा है सेम प्रेशर सेम वॉल्यूम सेम टेम्परेचर पर ऑक्यूपाई कर रहा है, तो नंबर ऑफ मोल सेम होना चाहिए। नंबर ऑफ मोल होता है मास ऑफ गैस बटा मोलर मास। अब 28 ग्राम नाइट्रोजन मतलब मास ऑफ गैस तुम्हारा 28 बटा इसका मोलर मास 28 इज इक्वल टू, दूसरे का नंबर ऑफ मोल लिखोगे तो x ग्राम, तो x ग्राम, इसका मोलर मास 2, ये कट गया तो x बराबर हो जाएगा 2 ग्राम, 2 ग्राम इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, बहुत आसान लगा होगा, बहुत ईजी है। ठीक है, नेक्स्ट असाइनमेंट मिलते हैं। अब प्लीज बेटा जिसमें करने मजा आ गया तो जरूर कमेंट करके बताइएगा, और जो पेंडिंग है मैं कर रहा हूँ अपनी तरफ से, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ। ऐसा तो नहीं कि देना ही बंद कर दिया मैंने, ये सॉल्यूशन वीडियो ही नहीं दे रहा हूँ, या किसी चैप्टर में मैंने बंद ही कर दिया असाइनमेंट देना, ऐसा तो नहीं किया है, मैं रेगुलरली दे रहा हूँ। हाँ कुछ पेंडिंग है मुझे पता है, मैं कर रहा हूँ कोशिश। रोटेशन का तो मैंने मना कर दिया है क्योंकि वो PYQ वाला ही सारा क्लास में कराया हुआ है, रोटेशन रिवाइज कराऊंगा, अब हो सकता है दे दूँ, लेकिन रोटेशन मैंने करा दिया। फ्लूइड का बचा है वो दे दूंगा, और थर्मल प्रॉपर्टीज मैटर का ही बचा है, थर्मोडायनेमिक्स का बचा, कर रहा हूँ। ठीक, धन्यवाद बहुत। कौन सा क्वेश्चन करने मजा आया इसको जरूर कमेंट में बताइए। चलिए निकल लीजिए।